प्रिय मित्रों, संबंधियों, निरपेक्ष प्रयास के इस तीसरे सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रदीप वाजपेयी एक बार फिर कर रहा हूँ। मैंने सत्र की शुरुआत में अर्थात पहले सत्र में नक्सलवाद के बारे में कुछ बात करी थी कि यह क्यों, किस कारण से इसका विकास हुआ और किस तरह से इसका बाद में राजनीतिकरण हो गया, अर्थात आर्थिक कारण एक तरफ चले गए, राजनीतिक कारण हमारे जो शत्रु देश हैं उन्होंने किस तरह से एक तरह से अपनी घुसपैठ करके भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर प्रहार करने का इसे एक माध्यम बना लिया। पिछले सत्र में मैंने यह एक विश्लेषण किया कि अगर केवल भूमि के ऊपर जो शासन की है, शासन के अधिकार को बरकरार रखते हुए जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, उनको यदि गांव के सदस्यों को उस वन क्षेत्र में वन लगाने का कार्य, उसे समृद्ध बनाने का कार्य यदि उनको सौंपा जाए तो वह किस तरह पूरी लगन के साथ में न केवल वृक्षारोपण के लिए अपितु उन लगे हुए वृक्षों की रक्षा के साथ साथ वे तेजी के साथ में बढ़े और उपयोगी बने, इस ओर वो प्रयासरत होंगे। जैसे किसान अपने खेत की रक्षा करता है, उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसी तरह से ये लोग भी, चाहे भले उनकी जमीन ना हो, मगर वो जानते हैं कि उस पर लगे हुए वृक्षों पर उनका 75% हिस्सा होने वाला है। आगे उनकी ना वर्तमान पीढ़ी मगर आने वाली पीढ़ियों में भी उनका जो अधिकार है वह बरकरार रहेगा, चालू रहेगा। अर्थात वो न केवल अपने लिए मगर पूरे भारत की जलवायु परिवर्तन में ये लहलहाते वृक्ष अपना योगदान देते रहेंगे। इसी तरह हम जो नक्सलवाद से पीड़ित एमपी के बस्तर के अर्थात जो छत्तीसगढ़ हो गया है, वहां पर जो नक्सलवाद उग्रवाद फैला हुआ है, इसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी। रणनीति तो एक ही हो सकती है कि अगर यह मॉडल जो है हम अभी नक्सलवाद से पीड़ित जंगलों में नहीं लगा रहे हैं, तो वहां की जो भी सफलता है उसे इन नक्सलवाद से पीड़ित जिलों में किस तरह से उपयोगी बनाकर धीरे धीरे क्रमशः नक्सलवाद के मूल स्थान को पहचान कर नक्सलवाद की समस्या का पूरी तरह से कह सकते हैं उन्मूलन किया जा सकता। इसके लिए हमें चाणक्य नीति अपनानी है। चाणक्य अर्थात विष्णुदत्त, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वे एक लगभग 375 ईसा पूर्व के एक महान चिंतक थे और उनका साहित्य पहला ऐसा साहित्य है जिसमें आर्थिक कराधान से लेकर जो भी युद्ध नीति कैसे होनी चाहिए, शासन की नीति कैसे होनी चाहिए, इन सभी का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा और कौटिल्य नीति के कारण जो हमारे आज भी रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वे भी इस नीति का आज भी पालन करते हैं। वे एक महान चिंतक थे और उन्होंने बिहार में जो पाटलिपुत्र है वह पहले एक शासन का केंद्र हुआ कर और उस जगह पर नंद सम्राट वहां पे शासन करते थे और ये नंद वंश जो है बहुत क्रूर था। इनका प्रजा के ऊपर अत्याचार और कैसे प्रजा को गरीब रखा जाए, अपना खजाना भरा जाए और वो किसी भी तरह से अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं रख पाते थे। चाणक्य ने एक बार अपमानित हुआ जब वे नंद शासकों के दरबार में गए और उन्होंने कुछ बातें कही, उन्हें अपमानित किया गया। तब उन्होंने अपनी शिखा को खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद के शासन का अंत नहीं कर दूंगा, मैं अपनी चोटी को, अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं, उसमें गांठ नहीं लगाऊंगा। सौभाग्य से
उन्हें एक ऐसा युवक मिला जो न केवल निर्भीक था, अपितु शस्त्र विद्या में भी निपुण था। आचार्य चाणक्य की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह व्यक्ति हर तरह से आगे सम्राट बनने के लिए उपयुक्त है और इसे एक न एक दिन मैं इसका उपयोग करके नंद के शासन का उन्मूलन कर सकता हूँ। मगर चाणक्य की नीति एक ये भी है कि कभी अपने से बलशाली व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जिसके पास शस्त्र है उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसके पास में आपसे ज्यादा धन है, दौलत है, उसके साथ भी कभी आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके राजों को यानी आपके सीक्रेट्स को जानता है, उसके साथ भी कभी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। और यह जो युवक था, ये अभी पराक्रमी तो था, मगर इसके पास में ना तो सोना थी, इसके पास ना तो धन था, और ना ही यह इतना ज्ञाता था कि वो नंद के जो गुप्तचर है या गुप्त जानकारी है उसका भागीदार था। मगर धीरे धीरे आचार्य ने एक नीति अपनाई कि जो सम्राट नंद का जो साम्राज्य था उसकी बाहरी परिधि में जो भी जनता थी वहां पर जाकर उन्होंने लोगों को एकत्र किया, और चंद्रगुप्त के पास में कोई सिंहासन नहीं था तो उन्होंने पहाड़ी पर खड़े होकर कुछ लोगों के सामने इसका राज्याभिषेक कर दिया एक पहाड़ी की, और उसे सम्राट घोषित कर दिया। जब जनता को यह मालूम पड़ा कि एक नया कोई शासक आ गया है, एक नया कोई सम्राट बन गया है, तो वे धीरे धीरे इस युवक के ओर और चाणक्य गुरु की ओर आकर्षित होने लगे। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को शासक यानी एक इतने पराक्रमी, एक इतने सुशील सुशिक्षित व्यक्ति को देखकर और साथ में एक आचार्य को देखकर उन्होंने उनकी बातें सुनना चालू किया, और चाणक्य ने उन्हें एक प्रकार से एजुकेट किया कि किस तरह आपको शोषित किया जा रहा है। आप अगर संगठित नहीं होंगे, शस्त्र विद्या में अगर आप निपुण नहीं होंगे, तो आप कभी भी इस शोषण से मुक्ति नहीं पा सकते। अर्थात उन्होंने धीरे धीरे एक सेना तैयार करनी चालू करी। जो भी युवक थे उनको शस्त्र विद्या में निपुण करना चालू किया, और यह कार्य उन्होंने चंद्रगुप्त को सौंपा, और स्वयं उन्होंने अपना कार्यभार जो है ना, जो बाहर के गांव थे, सीमावर्ती गांव थे, वहां पर विचारधारा कि किस तरह से नंद का क्रूर शासन आपको परेशान कर रहा है, आपको शोषित कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, आपको गरीब रहने के लिए मजबूर कर रहा है, इस तरह का कार्य जितना भी था ये आचार्य ने खुद संभाल लिया। धीरे धीरे उन्होंने जो केंद्र बिंदु है अर्थात पाटलिपुत्र है, उस ओर घेरे को संकुचित करना चालू किया। धीरे 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 वे पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ते गए, और पीछे चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना का भी संचालन करने। इस दौरान उन्होंने जो बाहर की जो जनता थी, पॉपुलेशन थी, उन्हें कहा कि आप पाटलिपुत्र अर्थात नंद को कोई कराधान का पैसा ना दें, बल्कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जिसे मैंने सम्राट इसका राज्याभिषेक किया है, इसके खजाने को भरे। अर्थात न केवल उनके पास में सैन्य बल हो गया, किंतु जो कराधान से प्राप्त धन था वह उन्होंने कल्याण में भी खर्चा किया, और जो ये सेना बनी इसके ऊपर जो भी खर्चा आता था इसका वित्तीय भार भी उन्होंने संभाल लिया। धीरे धीरे घेरा संकुचित हो गया। नंद का शासन जो है उसका पराभव का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसकी सप्लाई लाइन जो है वो आचार्य ने बाधित कर दी। ना उनके पास में पैसा पहुंचता था, ना अनाज पहुंचता था, और हर तरह से उन्होंने मजबूर कर दिया। और अंत में जब इतनी विशाल सेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो वह पत्ते की तरह गिर गया। नंद शासन का अंत हो गया, और एक जिसे हम कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन इतिहास के जो सबसे बड़े सम्राट हुए हैं, जिनके साम्राज्य की सीमा आज की तारीख में सेंट्रल एशिया तक गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, और बाद में जो है ना अशोक ने भी इसी तरह से साम्राज्य का विकास किया और नंद के क्रूर शासन को
उन्होंने इसका उन्मूलन कर दिया। यह प्राचीन भारत के अध्यायों का वह सुनहरा, जैसे हम कहते हैं कि स्वर्णिम काल था, जब भारत का साम्राज्य इतना विशाल था और इतना अधिक समृद्ध खुशहाली से परिपूर्ण था। और इसके जनक आचार्य कौटिल्य, विष्णुदत्त, जिनका एक नाम विष्णुदत्त भी था, बाद में उनको अलग अलग उपाधियों से, कभी चाणक्य, कभी कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब कुटिल नीति, शत्रु को शत्रु ही मानना चाहिए, और जो भी नीति चाहे कुटिल हो चाहे जो भी हो, शत्रु का नाश करना हमारा पहला कर्तव्य है। उसके लिए जो अगर कुटिल नीति भी अपनाई जाए तो उसे उचित ठहराया जा सकता है। सवाल यहाँ पर हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद का सामना करने का है। इसी तरह की नीति अपनाकर ही हम नक्सलवाद का उसे जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। एमपी में और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक प्रभावित नक्सलवाद से क्षेत्र है वो बालाघाट और उससे लगे हुए छत्तीसगढ़ के एरिया है, जहाँ पे सबसे सघन वन है, मगर उन वन क्षेत्रों में विकास के प्रकाश की किरणें पहुंची ही नहीं, क्योंकि वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है और वहां पर उनकी जो पॉपुलेशन रहती है वे नक्सलवाद की विचारधारा के एक प्रकार से समर्थक हैं। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? चाणक्य नीति अपनाकर कि जो भी आसपास के जिले हैं, जैसे मंडला है, डिंडोरी है, छिंदवाड़ा है, ये लगे हुए जिले हैं बालाघाट से। बालाघाट के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, अगर दोनों राज्य शासन एक नीति अपनाकर इन जिलों यानी कि जो परिधि के जिले हैं जहां से घने वन क्षेत्र चालू होते हैं, उसके दूर के जो गांव हैं वहां पे तरह तरह का प्रलोभन देकर इसी योजना को, अर्थात वहां के जो जंगल के निवासी हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पे जोर शोर से इस योजना का प्रचार किया जाना चाहिए। जनता को आकर्षित करना चाहिए, एक मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि एक ऐसे गांव में जहां पर अभी नक्सलवाद प्रभाव नहीं है, वहां पर वहां के जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वे किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। शासन यहाँ भी आपको जमीन दे रही है, मगर कुछ और एक्स्ट्रा प्रलोभन उन सीमावर्ती गांवों को दिया जाना चाहिए कि वहां पर हम प्रति सदस्य अगर 1 एकड़ जमीन जो है ना वन क्षेत्र आपको वृक्षारोपण के लिए दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको 2 एकड़ देंगे या 2.5 एकड़ देंगे। उसी तरह से गाँवों को भी संचालित किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले सत्र में बताया, उनको फेंस लगाना, वहां पर उनका वृक्षारोपण करना, उनको मुफ्त में पशुधन और जो भी सुख सुविधाएं के शासन है, जैसे सोलार है, गोबर गैस है, कई बार मैंने आपसे कहा था कि जहां पर नक्सलवाद नहीं है वहां पर हम जो भी उस गांव में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर वित्तीय भार डालेंगे, मगर यहाँ पर बिना किसी वित्तीय भाव के भार डाले ये सारी सुविधाएं शासन स्तर पर उन्हें उपलब्ध की जानी चाहिए। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ स्थानीय शासन और पुलिस, मगर पुलिस की खाकी वर्दी को देखकर एक आम नागरिक थोड़ा डर जाता है, परेशान हो जाता है कि यह पुलिस क्यों आई है। तो सादी वर्दी में पुलिस हथियारों के साथ में, यानी कि बंदूक नहीं, छोटे हथियारों के साथ में उन गांवों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब नक्सलियों को मालूम पड़ेगा कि इस तरह का अभियान चालू हुआ है तो वे उन गांवों में अपनी जो भी उनका खुफिया तंत्र है उसका उपयोग करके इस योजना को असफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उनका सामना कैसे किया जाए? सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कैसे उन्हें एजुकेट किया जाए, कैसे उन्हें ट्रेन किया जाए, यह सारा कार्य एक तरह से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देकर और धीरे धीरे, जैसे चाणक्य की नीति कहती है कि उन्हें वनों में क्या लाभ मिलने वाला है, इसको उनको एजुकेट किया जाए। और उन्हें अगर यहाँ पर हम 75% का उन्हें भागीदार मान रहे हैं तो वहां पर हम 80% या 90% उन्हें देने का प्रलोभन दे सकते हैं। मगर इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः समयबद्ध योजना के अनुसार अंदर की तरफ
जो कोर एरिया है, जहाँ सबसे घने जंगल है, वहां तक इसका विस्तार किया जाए। संदेश वाहकों के माध्यम से जो घने जंगल के गांव हैं, जहाँ पर आज नक्सलवाद से हर इंसान, चाहे वो कोर एरिया में हो, परेशान तो है। उन्हें लग रहा है कि उनकी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर रोड नहीं बन पा रही, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे अस्पताल नहीं है, वहां पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। ये सब चीजें आतंक के माध्यम से नक्सल, जिसे हम नक्सली कहते हैं, नक्सलियों ने उन्हें इन सब सुख सुविधाओं से वंचित रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वे भी परेशान हैं, मगर उन्हें हम किसी तरह से सहायता नहीं दे पा रहे। जब ये सूचना सीमावर्ती गांव के जो आदिवासी हैं वह किस तरह से खुशहाल हो रहे हैं, जब यह बात उन तक जाएगी तो वो निश्चित रूप से इस विकास के मॉडल की ओर आकर्षित होंगे, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि जो नक्सल का जो सपोर्ट है, यानी कि जहां से वो हथियारों का तस्करी करके आधुनिक हथियार शत्रु देश जो उन्हें पहुंचाते हैं, वे रास्ते बंद हो जाएंगे। उनके पास में जब हथियार ही नहीं रहेंगे और वे पाएंगे कि जो एक लोकल सपोर्ट, अर्थात जो गांव कभी उनको छुपने के लिए, उनको बातें सुनने के लिए, उनके राज को जानते हैं कि कहाँ कहाँ छुपा जा सकता है, ये वह शासन तक पहुंच रहा है। तो स्थानीय लोगों की जो भी सहयोग है, जब उन्हें यह सब ज्ञात हो जाएगा कि अब इट्स नो मोर, अर्थात उन्हें स्थानीय जनता पसंद नहीं कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यह डिमांड कर रहे हैं, यह मांग कर रहे हैं कि हमें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो सीमावर्ती गांवों को मिल रहे हैं, और वे शासन के साथ में हर तरह से सहयोग करने के लिए खुद सामने आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर आर्थिक लाभ इतना मिल रहा हो, वे अपने आप को इस लाभ से दूर कैसे रख सकते हैं, वो आकर्षित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। आर्थिक लाभ एक ऐसी चीज है जिसे देखकर हर इंसान की लार टपकने लगती है, अर्थात वो भी धनवान कौन नहीं बनना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, गांव में अच्छे हॉस्पिटल हो। आज आप पाएंगे कि वहां पर अगर किसी महिला की प्रसूति होनी या डिलीवरी होनी है, तो उसे खटिया पे लिटाकर इन गांवों के अंदर के गांव के लोग निकटवर्ती जिलों के अस्पतालों में पहुंचते हैं, अपने रोगी को या गर्भवती महिला को बच्चा सुरक्षित तरीके से पैदा हो जाए, क्योंकि जंगलों के अंदर तो यह चीज संभव है ही नहीं। तो इन सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए वे नई योजना को, अर्थात अंदर रोड बनने के लिए वे खुद सहज तैयार हो जाएंगे। एक बार रोड बन गई तो विकास का मार्ग खुल जाएगा। विकास का मार्ग खुल गया अर्थात खुशहाली का, और बाजार की अर्थव्यवस्था के साथ में उनके जंगल भी जुड़ जाएंगे, और वे स्वयं भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो पानी है और जो दूसरी सुख सुविधाएं दूसरे गांवों में मिल रही है, जैसे घर बनाना है, शौचालय बनाना है, तरह तरह की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, वे इसका लाभ प्राप्त करना चालू करेंगे, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि नक्सलवाद की समस्या, इसका जड़ मूल से उन्मूलन हो जाएगा, और इस क्षेत्र में फिर एक बार, जिसे मैं कहता हूँ कि फिर सुबह होगी, फिर से एक आशा की किरण जागृत होगी। विकास की यात्रा यहाँ भले देर से हो, मगर इस विशाल क्षेत्र को, इस विशाल जंगल के क्षेत्र को, इसका दोहन किए बिना ना तो प्रदेश की और ना देश की आर्थिक उन्नति में वह गति आ पाएगी जो अपेक्षित है। अर्थात जो वहां पे आज निवासी है, वनवासी है, उनको सुख सुविधाओं, आधुनिक जो भी सुख सुविधाएं हैं, उन तक पहुंचना लाजमी है, अत्यावश्यक है। तभी वह भारतीय आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे पाएंगे। राजनीति, समाज में एक स्थिरताई, और इस तरह हम पाएंगे कि एक बार फिर जो विकास का प्रकाश फैलना चाहिए वह इन क्षेत्रों में भी फैलेगा। घने आच्छादित वनों में धूप जरा थोड़ी मुश्किल से पहुंचती, मगर जब यह पहुंचनी चालू हो जाएगी तो जो
वृक्षों के नीचे जो छाया है वह आनंदित करने वाली होगी। और इस छाया के अंदर जब आज का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, वहां की जंगलों की जो खूबसूरती है, क्योंकि मैं स्वयं उस समय बस्तर मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, मैं सरगुजा में रहता था, वहां से रामानुजपुरम जो बिहार की लगी हुई तहसील है, संभाग है, मैंने वहां पर कई बार यात्रा की और पाया कि वहां के जंगल वाकई इतने घने हैं, इतने खूबसूरत हैं। वहां पर वन्य जीवों का इतना भारी मात्रा में वहां पे है। जगदलपुर जिसे उस समय संभाग का केंद्र माना जाता था, वहां पर दशहरा एक अलग तरह से ही मनाया जाता है। आदिवासी लोग दिवाली से ज्यादा दशहरा को मनाते हैं। और जगदलपुर की वह है, जब वहां के राजा जगदलपुर के एक दशहरे के कार्यक्रम में बाहर निकालते थे, तो इतनी विशाल जनसंख्या वहां के आदिवासी एकत्र होकर उनका न केवल अभिनंदन करते थे, मगर उनके साथ में अपनी सॉलिडारिटी जिसे कहते हैं, उनके राजवंश के प्रति जो सॉलिडारिटी होती है, उसका प्रदर्शन करते थे। इस तरह से हम पाएंगे आजकल तो वहां के बस्तर के दशहरे के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, मगर जब मैं वहां पर था तो यह एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता था। अगर वर्तमान केंद्रीय शासन और जो स्थानीय शासन है या छत्तीसगढ़ का, ये लोग सब मिलकर अगर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सेदार बने तो वहां के जनता के साथ में संवाद की स्थिति बनेगी। और जब संवाद चालू होता है तो इसे सार्थक संवाद में भी परिवर्तित किया जा सकता है और एक अलग तरह का समाज में एकीकरण और आर्थिक विकास के साथ साथ जो वहाँ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विशेषकर बस्तर जगदलपुर इलाकों की संस्कृति देश की दूसरी संस्कृतियों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि वहां पर जिसे कहते हैं एक उन्मुक्त वातावरण है। आदिवासी लोग किस तरह से, आदिवासी युवक युवतियां कैसे अलग तरीके से ये इनकी मित्र मंडली होती है, किस तरह से ये नाचते हैं, क्योंकि वहां पर महुआ बहुत होता है, बहुत आयत में होता है, और महुए की जो शराब बनाते हैं, सब पी के मस्ती में कर्मा डांस करते हैं। वह क्षण जो है अगर कोई देख ले तो उसके स्मृति पटल पर ये सब बातें, आज मैं आपसे जब यह चीजें साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने एक चांदनी रात में मदहोश युवक युवतियां किस तरह से गाना गाते हैं, किस तरह से डांस करते हैं, और मादल यानी उनका जो वाद्य यंत्र होता है उसे मादल कहते हैं, जिसकी गूंज जब पूरे चांदनी रात में पड़ती है, सुनाई पड़ती है मादल, और साथ साथ छम छम करते हुए जब युवक युवतियां नाचते हैं, वो अभूतपूर्व अनुभव में आज भी भूल नहीं सकता। उस समय में बहुत यंग था, यंग का मतलब ये है कि उस समय में बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था, और आज आपके सामने आप कह सकते हैं कि एक वृद्ध इंसान यह स्मृतियां साझा कर रहा है। तो आप इस विकास यात्रा को मैंने कब देखा था और आज स्थिति क्या है, ये पेपर के माध्यम से या कभी समाचार पत्रों में कोई बातें आ जाती हैं, वही जानकारी मुझ तक है। मेरे कहने का इस सत्र में केवल एक ही तात्पर्य है कि चाणक्य नीति का उपयोग करते हुए बाहरी क्षेत्रों को और धीरे धीरे कोर एरिया तक पहुंचकर कैसे विकास की बयार को वहां पर चालू किया जा सकता है, यह प्रयास शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राजनीतिज्ञों के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, वन विभाग के स्तर पर, सभी को सहयोग करके वहां पर विकास की एक नई परिभाषा को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा, इसके कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलेंगे, आज नहीं तो कल यह सुबह जरूर होगी, अवश्य होगी। तब तक के लिए मैं प्रदीप वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। आशा है आपको मेरे जो भी मत हैं, अगर इसमें कहीं कोई गलती रह गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और अपने सुझावों से इस योजना को सफल बनाने के लिए अपना भी योगदान देंगे। धन्यवाद।